वेलकम टू लॉजिकल विद्या, मेक योर स्टडी इजी एंड स्मार्ट। आज के वीडियो में हम अंग्रेजों द्वारा भारत में सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजों द्वारा भारत में सामाजिक सुधार अधिनियम को याद करने की सरल विधि बताऊंगा, जिससे आप सभी को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से अंत तक, जिससे आपको सभी सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तथा सभी को सरल विधि से कैसे याद रखना है इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो भी सामाजिक सुधार अधिनियम अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा भारत में किए गए थे, उसमें सबसे पहले आज हम नरबली प्रथा के बारे में बात करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव बलि के पुरातन साक्ष्य कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता तक जाते हैं। नरबली प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग ने 1845 में प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा यह प्रतिबंध 1845 में लगाया गया था। अब हम लोग लॉर्ड हार्डिंग 1 एवं लॉर्ड हार्डिंग 2 के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम थे, उनका कार्यकाल 1844 से 1848 तक था और इन्हीं के समय काल में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब हम लोग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में बात करते हैं। 1910 से 1916 के बीच इनका कार्यकाल था। इन्हीं के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिसे हम लोग दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही समय में 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो नरबली प्रथा को आपको कैसे याद रखना है इसकी विधि आप सुन ले ध्यान से। जब हम लोग जानवर या इंसान को बलि देंगे, अभी के समय में तो इंसानों की बलि नहीं होती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जानवर की बलि होती है। तो जब हम लोग जानवर को बलि देते हैं तो हम उसे आघात पहुंचाते हैं, और हम जानते हैं आघात पहुंचाने को हम लोग इंग्लिश में हर्ट कहते हैं, और उसी हर्ट से आपको हर्डिंग का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग शिशु हत्या प्रतिबंध के बारे में बात करते हैं। शिशु हत्या उन्मूलन ब्रिटिश कालीन भारत में 1795 में बंगाल रेगुलेशन के द्वारा किया गया था। इस आदेश के द्वारा कन्याओं को जन्म लेते ही मार डालना ताकि उनके विवाह आदि का झंझट ना पैदा हो, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक है, कब न 1795 में, किसके द्वारा? बंगाल रेगुलेशन के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली ने शिशु हत्या को भारत में बंद करवाया था। ठीक है, अब इसको कैसे आपको याद करना है इसकी विधि आप सुनिए। ठीक है, बच्चे को हम लोग इंग्लिश में बेबी कहते हैं। बच्चे की हंसी जो है सबको पसंद होती है। बच्चा जब खेलते खेलते जीत जाता है तो और वह हंसने लगता है, और उसकी हंसी का कारण जीत होती है। जितना को हम लोग इंग्लिश में विन कहते हैं, जितना को हम लोग इंग्लिश में विन कहते हैं, और उसी विन से आपको क्या याद रखना है? ना वेलेस्ली याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हम लोग सती प्रथा के बारे में बात करते हैं। सती प्रथा प्रतिबंध जो है, राजा राम मोहन राय अंततः भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में बंगाल सती विनियम 1829 को लागू करने, हिंदू विधवाओं को जिंदा जलाने या दफनाने की प्रथा को आपराधिक अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया गया। 4 दिसंबर 1829 को अंग्रेज वायसराय विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दी थी। सती होने के पहला प्रमाण गुप्त काल में 510 ईसा पूर्व के आसपास मिलते हैं, जब महाराजा भानुगुप्त के साथ युद्ध में गोपराज भी थे, और गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वहीं से सती प्रथा का हमें प्रमाण देखने को मिलता है। मैंने एहोल अभिलेख के बारे में एहोल अभिलेख के बारे में आपको अभिलेख बारे वीडियो में बताया हुआ था। अब अगर आपने अभिलेख के वीडियो को नहीं देखा है जो हमारे चैनल के द्वारा बनाया गया है, आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपकी समझ में जानकारी बढ़ेगी। तो हमने वहाँ पे देखा था कि एरन अभिलेख में ये जो प्रथा हमें देखने को मिलता है। तो एरन अभिलेख के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें।
उसी में यह जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए अब हम लोग सती प्रथा को कैसे याद करते हैं उसकी विधि को हम लोग देखते हैं। सती प्रथा जो है यह भारत में विलियम बेंटिक के द्वारा बंद किया गया था। ठीक, तो सती जो है वो किसी की बेटी होती है, तो उस बेटी के बी से आपको बेंटिक याद रखना है। बेटी के बी से आपको याद रखना है बेंटिक। ठीक है, यह पहली विधि है। मैं आपको याद करने की और विधि भी बताऊंगा। ठीक है, सती को कैसे याद रखना है उसकी और विधि मैं बताऊंगा। तो उससे पहले हम लोग ठगी प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको ये समझ में आ रहा है और आपकी पढ़ाई में ये हेल्प कर रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। चलिए हम लोग ठगी प्रथा के बारे में बात करते हैं। ठगी भारत के चारों ओर फैले थे। उनका काम रास्ते में आने जाने वाले लोगों को बड़ी चालाकी से धोखा देकर लूटना था। यह ठग योजना बनाकर बड़ी चालाकी से अपना काम करते थे ताकि किसी को शक न हो। जिसको लूटते थे उसको जरा सी भी भनक नहीं लगती थी और ठग आसानी से उसे दबोच लेते थे। विलियम बेंटिक ने 1830 में ठगी प्रथा पर बंद लगाया। तो विलियम बेंटिक के द्वारा यह 1829 में इसको बंद किया गया था। तो विलियम बेंटिक, हम लोग इसके पहले सती का बात किए जिसमें बेंटिक ने इसको बंद किया था और ठगी को ही बेंटिक ने भी बंद किया था। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से सुनिए कि हम लोग दोनों ही को, सती प्रथा और ठगी प्रथा को एक साथ कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ठगी को याद रखने की विधि बताता हूँ। सती जो है किसी की बेटी होती है। मनुष्य की मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो बेटी का प्राण भी हम लोग ठग कर ही ले लेते थे। ठीक है, मनुष्य की तो मृत्यु कभी हो सकती है और सती को यह पता नहीं होता था कि उसका जो पति है वो कभी भी मर सकता है, तो उसके भी प्राण उसी के साथ चली जाती। तो उसका प्राण हम लोग क्या करते थे, ठग के ले लेते थे। इसको किसने बंद करवाया था, ना बेंटिक ने ही बंद करवाया था। दूसरी विधि है, आपको ऐसे याद रखना है, सती ठगी, सती ठगी, सती ठगी, ऐसे आपको याद रखना है। पहले सती फिर ठगी। ठीक, एक 1829 और दूसरा 1830। सती जो है 1829 और ठगी 1830। सती ठगी, सती ठगी, ऐसे आप याद रखते हैं, इसको याद रख सकते हैं। और एक विधि है, आप इसको एस और टी याद रख लो, इक्वल टू बी। अब एस टी इक्वल टू क्या होता है, बैकवर्ड कास्ट होता है। एस टी क्या होता है, हमारा बैकवर्ड कास्ट। एस फॉर क्या होता है, सती। टी फॉर ठगी और बी फॉर क्या हो जाएगा, बेंटिक। तो एस टी इक्वल टू बी, एस फॉर सती, टी फॉर ठगी और इक्वल टू बी फॉर बेंटिक, ऐसे ही आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में किसी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। आपकी पढ़ाई को आसान बना रहा हूं जिससे आप आसानी से इन सभी अधिनियमों को आराम से याद रख सकते हो लंबे समय तक और अपनी परीक्षा की तैयारी को और आसान बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग दास प्रथा प्रतिबंध के बारे में बात करते हैं। दास प्रथा की शुरुआत कई सदियों पहले ही हो चुकी थी। माना जाता है चीन में 18वीं सदी 12वीं सदी ईसा पूर्व गुलामी प्रथा का जिक्र था। भारत में प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में भी दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सन 1807 में ब्रिटेन ने दास प्रथा उन्मूलन कानून के तहत अपने देश में अफ्रीकी गुलामों की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1843 में एक्ट 5 के द्वारा एलिनब्रो के द्वारा दास प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो 1843 में इसको एक्ट 5 के द्वारा बंद कर दिया गया था। अब आपको इसको याद करने की विधि मैं बता रहा हूँ। कोई भी मनुष्य किसी अन्य मनुष्य का गुलाम बनना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो वह अपने मालिक के विरुद्ध होगा और विरुद्ध को हम लोग इंग्लिश में एगेंस्ट कहते हैं। और एगेंस्ट के ए से आपको क्या याद रखना है ना, एलिनब्रो याद रखना है। ठीक है, दास जो है वह अपने मालिक के विरुद्ध होगा और विरुद्ध को हम लोग इंग्लिश में एगेंस्ट कहते हैं। और एगेंस्ट से ही आपको एलिनब्रो याद रखना है। एगेंस्ट से आपको एलिनब्रो याद रखना है, एक फॉर एगेंस्ट और एक फॉर एलिनब्रो। ठीक है, चलिए अब हम लोग हिंदू विधवा के पूर्ण विवाह के बारे में बात करते हैं। 26 जुलाई 1856 ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में सभी न्यायालय में हिंदू विधवा के पूर्ण विवाह को वैध बनाया। यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और 1857 में भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया। यह लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती के उन्मूलन के बाद बड़ा सामाजिक सुधार कानून था। ठीक है,
ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक भारतीय शिक्षक और समाज सुधारक थे और उन्हें बंगाली गद्य का पिता माना जाता है। वह हिंदू विधवा के प्रमुख प्रचारक थे। हिंदू विधवा के प्रमुख प्रचारक कौन थे ना? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, अब इसको आपको कैसे याद रखना है ना? हिंदू बोला है तो HINDU हिंदू, तो इसको किसने तैयार किया था? डलहौजी ने। तो D फॉर क्या हो गया? डलहौजी। D का पहला अक्षर क्या होता है? C, तो C फॉर कैनिंग। ठीक है, डलहौजी ने इसको तैयार किया था और लगाया था किसने ना? कैनिंग ने। तो डलहौजी होता है D से, तो D का पहला अक्षर C होता है, तो C से आपको कैनिंग याद रखना है। हिंदू के D से आप डलहौजी याद रख लो, उसका पहला अक्षर C है, C फॉर कैनिंग, क्योंकि दोनों ही आपको याद रखना है। डलहौजी के द्वारा यह तैयार किया गया था और इसको पारित कौन किया था और लगाया था कौन ना? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह भारत में पारित किया गया और इसको लगाया गया था 1856 में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर हमारा सहयोग आपको पसंद आ रहा है और आपकी पढ़ाई में ये हेल्प कर रहा है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ बेल आइकन को दबाकर। तो चलिए दोस्तों, शारदा अधिनियम के बारे में बात करते हैं। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने 28 सितंबर 1829 को पारित बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई, जिसके बाद 18 लड़कियों के लिए यह 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल कर दिया गया। इसके बाद जो है शारदा अधिनियम भारत में 1829 में पारित किया गया। ठीक है, इसके प्रयोजक हरबिला शारदा के बाद इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। शारदा अधिनियम को लॉर्ड इरविन द्वारा पारित किया गया। हरबिला शारदा एक भारतीय अकादमिक न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 शुरू करने के लिए जाना जाता है। तो हरबिला शारदा ने बाल विवाह अधिनियम को पारित करने के लिए इनको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं ना? शारदा जो है यह सरस्वती, माता सरस्वती और का ही एक पर्यायवाची नाम है। ठीक है, माता सरस्वती को हम लोग शारदा, बीना वाणी, भारती के नाम से भी जानते हैं। तो शारदा जो है हमें विद्या देती है और उसी विद्या से हम लोग अपने आप मतलब मैं को पहचान सकते हैं। मैं को हम लोग इंग्लिश में आई कहते हैं और उसी आई से आपको इरविन याद रखना है। ठीक है, माता सरस्वती हमें विद्या देती है और विद्या बुद्धि से हम लोग अपने आप मतलब मैं को पहचानते हैं और मैं को हम लोग इंग्लिश में आई कहते हैं और आई से इरविन आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कॉर्नवालिस कोड के बारे में बात करते हैं। कॉर्नवालिस द्वारा मई 1793 में यह कोड बनाया गया। यह कोड शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। यह आपको याद रखना है कि कॉर्नवालिस कोड शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। इस कोड के आधार पर बंगाल एवं संपूर्ण भारत में सिविल सेवा की स्थापना की गई। कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की और भारत में कॉर्नवालिस को सिविल सेवा और पुलिस का जनक कहा जाता है। तो भारत में कॉर्नवालिस को सिविल सेवा एवं पुलिस का जनक कहा जाता है और कॉर्नवालिस कोड मई 1793 में पारित किया गया था। तो आप इससे पता ही चल रहा है कि कॉर्नवालिस कोड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। तो इसको याद करने की मैं आपको कोई विधि नहीं बता रहा हूँ, आप इसको आराम से याद कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और इसी के साथ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर। सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।